जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में पॉलिटी की जो क्लास थी उसमें पढ़ाया था भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक थे। फर्स्ट अनुच्छेद में बात राज्यों का संघ होगा, संघ मतलब यूनियन। और सेकंड में बताया था आपको संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया था। थर्ड में संसद वर्तमान राज्य में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, नाम उसकी भौगोलिक सीमा में। 4 में जब संसद 2 या 3 अनुच्छेद पर कानून बना रही होती है तो उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, राष्ट्रपति भी नहीं। अब हम उसी को थोड़ा सा उसके बाद वो मैंने बताया था, जैसे स्वतंत्रता के टाइम भारत को 4 राज्य, स्वतंत्रता के बाद 4 राज्यों में विभाजित किया था, ABCD मोटा मोटी पहले ऐसे कर दिया, टेम्परेरी करना ज़रूरी था इसलिए। तो ABCD क्या थे वो, उसके बारे में मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसके आगे भी बताऊंगा कैसे भारत के अन्य राज्य को ऐसे भाषाई आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर किस आधार पर आगे राज्य बनाए गए और कब कब कौन सा राज्य बनाया गया। इसलिए बने रहिए आप मेरे साथ। चलो दोस्तों, अब देखते हैं हम स्वतंत्रता के टाइम कौन कौन से राज्य थे। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय 4 प्रकार के राज्य थे। फर्स्ट था A, B, C और D। आपको ये तो मैंने बता दिया, आपको पता चल जाए A, B और C, D थे। पर जो ज़्यादा डीप लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछते हैं कि ए में क्या था, कौन से स्टेट राज्य आते थे, बी में कौन से आते, सी में कौन से आते और डी में कौन से आते थे। इसमें मैं पहले आपको ए के बारे में बताऊंगा। ए में आते थे अंग्रेज़ों द्वारा शासित, जिसमें अंग्रेज़ डायरेक्ट अपना शासन चलाते थे। अंग्रेज़ों द्वारा शासित। अंग्रेज़ों द्वारा कौन से शासित? अंग्रेज़ सभी जगह अपना शासन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, किसी राजा को या किसी को बिठा देते थे, जैसे जमींदार को, वो वहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करता और अंग्रेज़ों को दे देता। बट कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे अंग्रेज़ों के लिए, जैसे तटीय क्षेत्र हो व्यापार वगैरह के लिए, या जैसे बंगाल जैसा एरिया हो जिसमें जूट ज़्यादा होती हो। इस टाइप के जो एरिया थे उस पर अंग्रेज़ खुद ज़्यादा शासन करना चाहते। जैसे कोई ऐसा लग रहा हो जैसे कोई राजा शासन कर रहा है कि वो विद्रोह कर देगा अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसको अंग्रेज़ हड़प कर और मिला लेते थे। तो ऐसे जो रिस्की एरिया थे उनको ज़्यादा अंग्रेज़ क्या करते थे, शासन करते थे। जैसे बंगाल है, बिहार है, दिल्ली वाला एरिया है, मेरठ है, झांसी को जैसे डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी उस एरिया में। उस हिसाब से जो एरिया थे जहाँ पर अंग्रेज़ खुद अपना शासन करते थे, जो वायसराय और उसके नीचे अपने गवर्नर बिठा देते थे, वो एरिया था, वो आता था अंग्रेज़ों द्वारा शासित। और जो अंग्रेज़ों द्वारा शासित था, जितना भी एरिया था उसको कर दिया गया ए में। अब बी में आते थे देसी रियासत। जैसे भारत आज़ाद हुआ उस टाइम 552 देसी रियासत थी, तो वो जो सारी देसी रियासत थी वो सारी बी में आती थी। देसी रियासत को हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। और ये हो गया, ये अंग्रेज़ों द्वारा शासित ब्रिटिश, इसका हो गया ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस था। और ये है प्रिंसली स्टेट जो देसी रियासत थी। अब सी में आते थे कमिश्नरी स्टेट। कमिश्नरी स्टेट। अब ये समझ गए आप, अंग्रेज़ों द्वारा शासित, जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों द्वारा शासित था, जो ब्रिटिश ताज के अंडर में आते थे, जिसमें और कोई राजा कोई जमींदार कुछ नहीं होता था, जो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलते थे। उसमें कलेक्टर वगैरह ये वो इस हिसाब से होते थे। अब देसी रियासत आपको पता है जहाँ राजा शासन करता था वो देसी रियासत थी। जो छोटी मोटी रियासत थी 552
उसके बाद कमिश्नरी स्टेट क्या होता है? कमिश्नरी स्टेट वो होता है जैसे किसी भी बड़े खेत वेत ऐसे बड़े एरिया को, जैसे पूरे यूपी को कब्जा करना है, उससे अच्छा यूपी के मेन 2-4 सिटीज़ है, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है, इन पर कब्जा कर लो। तो इन्हीं से होकर पूरा व्यापार होता है, इनके अंदर मार्केट है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से कलेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट। तो वो क्या करते थे, जैसे बड़े बड़े सिटी थे उनको अपने कब्जे में करके वहाँ पर अपना एक कमिश्नर डिटेल कर देते थे, उसको बोलते थे कमिश्नर स्टेट। तो वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि अगर वो पूरा बड़ा एरिया कब्जा करेंगे तो उसको रख रखाव देख रेख के लिए पुलिस वगैरह उनको वेतन भी देना पड़ेगा, वो थोड़ा महंगा पड़ता था अंग्रेज़ों के लिए। वो क्या माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, इसलिए उनको कमिश्नर स्टेट बोलते थे। अब आ गया डी में आते थे यूनियन टेरेटरी, यूटी जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। जो अब वो तो आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है क्योंकि अब भी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस हिसाब से इनका विभाजन किया गया था ए, बी, सी और डी के अंदर। अब चलते हैं आगे। अब पहले तो इनको विभाजित कर दिया ए, बी, सी और डी में, पर फिर इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आई कि इतने बड़े एरिया में सारे केंद्र शासित प्रदेश एक जगह डी में कर दिए। अंडमान निकोबार केंद्र शासित है, और भी जैसे केंद्र शासित है, अजमेर था इधर राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश इस टाइप का। ये मतलब दूर दूर इतने ज़्यादा वो एक में कर दिए डी में, तो उनमें ज़्यादा दिक्कत आती थी। सी में सारे कमिश्नर स्टेट ऑल इंडिया में थे, और वो सारे एक ही सी में कर दिए। तो कौन सा स्टेट से, मैं सी से हूँ, सी कौन सा सी, अब साउथ इंडिया का सी, वो फिर कौन सा सी चंडीगढ़ का है, कौन सा कहाँ का है, वो पता नहीं चलता था। और एक ए और बी की भी यही हालत थी, इतनी बड़ी जगह को अगर बी स्टेट बोलोगे तो दिक्कत आएगी। अब छोटे छोटे स्टेट है जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा, तो हम बता सकते हैं, पर ए के बीच में बी घुस जाता है और बी के बीच में सी आ जाता है, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए डिसाइड किया गया कि इंडिया का जो स्टेट वाइज इसका, इसमें अलग अलग स्टेट बनाए जाएंगे, पर वो दिक्कत ये थी कि स्टेट किस आधार पर बनाया जाए। स्टेट भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, या भौगोलिक दृष्टि के आधार पर बनाया जाए। इसलिए सेंटर ने एक आयोग का गठन किया। सबसे पहले एक आयोग का गठन किया, अस्केधर आयोग। इसका गठन किया गया 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें बताया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें बता दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। इसके बाद तुरंत बाद एक आयोग और गठित किया गया, जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में दोस्तों आता है, इसमें 3 मेन बंदे थे। जे से बनता है जवाहरलाल नेहरू, आप समझ लेना ये होता है इसमें ऐसा। और वी से होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी से आते हैं पट्टाभी सितार मैया। ये इन 3 में इनका गठन भी 1948 में किया गया। इसका जेवीपी समिति का गठन भी कब किया गया? 1948 में किया गया। और कहा कि आप पता करो किस आधार पर राज्य का विभाजन किया जाए। तो इन्होंने भी बता दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा। अस्केधर आयोग ने बता दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, और इन्होंने भी बता दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा। तो ये बात उस टाइम ज़्यादा ही तूल पकड़ रही थी कि सभी सोच रहे थे कि हमारी भाषा के अलग स्टेट बन जाए, हमारी भाषा का अलग स्टेट बन जाए। तो इसके चलते एक साउथ में विद्रोह हो गया।
साउथ में विद्रोह हो गया और विद्रोह कर दिया पेट्टू श्री रामुलु ने। विद्रोह हुआ और उस पर किसी को भूख हड़ताल पे बिठा दिया। जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उनका नाम था पेट्टू श्री रामुलु। पेट्टू श्री रामुलु ये भूख हड़ताल पर बैठ के सन 1952 में भूख हड़ताल 1952 में बैठ गए। कुछ खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। भूख हड़ताल पे क्या है, पानी पी सकते हो आप, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक भी नहीं ले सकते। भूख हड़ताल पे आप नींबू का पानी पी सकते हो बस, उसके अलावा आप कुछ नहीं पी सकते। उस टाइम कहाँ एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये कुछ थोड़ी होता था। उस टाइम कुछ नहीं होता था, इसलिए 1952 पे बैठे थे और ये 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब भूख हड़ताल, बिल्कुल भूख हड़ताल बहुत मुश्किल काम है। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई थी। पूरा साउथ इंडिया में हल्ला मच गया, पूरा हड़कंप सरकार की। तो जवाहरलाल नेहरू के तो पसीने छूट गए भाई कि करे तो करे क्या। तो सरकार ने घोषणा कर दिया, क्योंकि उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया सरकार के लिए कि कैसे भी करके इसको। उसी टाइम इंडिया आज़ाद हुआ और इतना बड़ा अगर उपद्रव होता तो मुश्किल हो जाता। जैसे सरकार ने डिसीजन ले लिया कि जैसे तैसे है अभी तो इसे बनाना ही पड़ेगा। 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर बनने के लिए भाषा के आधार पर मान्यता दी गई इसको, और इसको घोषणा कर दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हम शहीद फजल जो इसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज थे उन्होंने घोषणा कर दी। वो रेडियो पर आए, उन्होंने बताया कि फजल अली आयोग का हम गठन कर रहे हैं उनके नेतृत्व में, और ये किसी हिसाब से वो स्टेट को मतलब बाउंड्री वगैरह भी तय करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, और कैसा सही है कैसा नहीं है, ठीक है, ये निर्धारित करेंगे और हम भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए वो मामला थोड़ा शांत हुआ। पर अब फजल अली जो थे, फजल अली आयोग के मेन मुख्य जो न्यायाधीश थे, तो उनकी बात कौन मानेगा। उन्होंने ठीक है डिसाइड कर दिया कि 14 प्रमुख है भाषा का उन्होंने चयन किया, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे बोले, और ये राज्य होगा। इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1956 में। इसमें पहले हम सदस्य दे लेते फजल अली आयोग के। फजल अली आयोग, इसमें सदस्य थे 3। इन्होंने इसका गठन किया गया 1953 को, तुरंत जवाहरलाल नेहरू की घोषणा के तुरंत बाद इसका गठन कर दिया गया, और इसने रिपोर्ट दी 1956 को, जिसमें भाषाई आधार पर राज्य को मान्यता दे दी गई। अब इनके लिए दिक्कत ये थी कि कहाँ तक कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेना था इनको, इसलिए इनको 3 साल का टाइम लग गया। इन्होंने चुना था 14 प्रमुख भाषा को, 14 प्रमुख भाषा का चयन किया, जिसके हिसाब से 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी हो गए। इन्होंने बताया कि ये बना दिए जाएंगे। पर इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई व्यक्ति
किसी दूसरे राज्य में रह रहा है, अगर उस राज्य की भाषा उसको नहीं आती है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई यूपी में रह रहा है पंजाब का आके, तो उसको अगर यूपी की लैंग्वेज नहीं आती है तो उसको उस यूपी के स्टेट में उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसको उस राज्य की लैंग्वेज नहीं आती। इसको मतलब उन्होंने सख्ती के साथ जोड़ दिया। पर इसमें दिक्कत ये थी कि अब उन्होंने तो बता दिया फजल अली आयोग ने कि ये सही है, ये हो कर दिया, पर उनकी बात माने कौन भाई? जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता अपने नेता को चयन करके आगे भेजती है। जनता ने बोला भाई आपके कहने से क्या होगा, कानून बनाइए, संसद बैठी है, संसद में जो बैठे हैं हमारे मंत्री वो किसके लिए कानून बनाएंगे और वो इस बात को संविधान में जोड़ेंगे कि ये राज्य है, तभी तो उनको मान्यता मिलेगी। अगर संविधान में जिस चीज़ को मान्यता ही नहीं है, आज बोल दिया ये राज्य है भाषा के आधार पर, 10 साल बोल दिया ये तो कुछ है ही नहीं, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, आप उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं दायर कर सकते, क्योंकि वो संविधान संशोधन में तो कुछ संविधान में तो उसको लिखा ही नहीं गया, इसलिए संविधान में लिखना ज़रूरी था। इसलिए 1956 में एक संशोधन किया गया सिर्फ इसके लिए, 7वां संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और संविधान संशोधन करके राज्यों को क्या कानूनी मान्यता दे दी गई। कौन सी मान्यता दे दी गई? कानूनी मान्यता। जब तक कानून की मान्यता नहीं है तब तक तो कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कानूनी मान्यता दे दी गई। उसके बाद क्या था, हो गया राज्यों को। अब इसके बाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी इधर, ये था अभी जैसे पंजाब हरियाणा हिमाचल है, ये पंजाब हरियाणा हिमाचल नहीं था, इनका नाम था पेप्सो। पेप्सो ये आपको मैं बता देता हूँ चलते चलते। पेप्सो था इसका नाम, पंजाब हरियाणा जो हिमाचल है इसमें पेप्सो का पूरा नाम था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ये थोड़ा सा ऐसे ही है कुछ, स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन था, इसको बोलते थे शॉर्टकट में पेप्सो। इस पेप्सो में भी बड़ी विवाद हुआ कि हमारे अलग अलग राज्य बनाए, पर इसमें दिक्कत थी कि इसको राज्य अलग अलग बनाया कैसे जाए। तो इस पेप्सो के लिए इसमें इसको विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, शाह आयोग। अमित शाह नहीं था उस टाइम, कोई और ही शाह था, उसके लिए शाह आयोग गठन किया गया 1966 में। 1966 में शाह आयोग गठन किया गया, इसने इसको सॉल्यूशन किया। इसमें एक भाषा थी हिंदी, एक थी पंजाबी, हिंदी थी, पंजाबी थी और थी पहाड़ी थी, मतलब पर्वतीय भाषा थी। पहाड़ी वह पर्वतीय की बात है वो। और एक था विवादित क्षेत्र, मतलब पर्वतीय क्षेत्र था, वो भाषा नहीं थी, विवादित क्षेत्र। एक हिंदी भाषा थी, एक पंजाबी भाषा थी, एक पर्वतीय क्षेत्र था, एक विवादित क्षेत्र था। हिंदी भाषा के लिए बना दिया गया हरियाणा, हिंदी भाषा लोगों के लिए। पंजाबी के लिए पंजाब बना दिया गया, पहाड़ी के लिए हिमाचल बना दिया गया, आज पे हिमाचल प्रदेश, और विवादित क्षेत्र के लिए चंडीगढ़ बना दिया गया, जो आज पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इसके बाद ये मैटर भी सोल्व हो गया। तो आप पूरा समझ गए होंगे कि ABCD, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जो टफ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछ लेता है AB और CD के बारे में ज़्यादा करके, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, बाकी तो सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के